नमस्कार, स्वागत है आपका अपना तशु चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की अमर कृति कर्मभूमि का पहला भाग। ये कहानी हमें उस समाज की झलक दिखाती है जहां शिक्षा भी अमीर और गरीब के बीच की दीवार बन जाती है। शिक्षा जो जीवन को आकार देने का जरिया होती है, वही जब पैसों की गुलाम हो जाती है तो गरीबों के बच्चों के लिए ये सिर्फ एक सपना बनकर रह जाती है। इस पहले भाग में हम देखेंगे कि कैसे शिक्षा संस्थानों की कठोरता और पैसों का दबाव अमरकांत जैसे छात्रों को संघर्ष में डाल देता है। तो चलिए सुनते हैं कर्मभूमि का पहला अध्याय, जिसमें प्रेमचंद की लेखनी हमें समाज के उस चेहरे से रूबरू कराती है जो आज भी कहीं न कहीं प्रासंगिक है। हमारे स्कूलों और कॉलेजों में जिस तत्परता से फीस वसूल की जाती है, शायद मालगुजारी भी उतनी सख्ती से नहीं वसूल की जाती। महीने में एक दिन नियत कर दिया जाता है, उस दिन फीस का दाखिला होना अनिवार्य है। या तो फीस दीजिए या नाम कटवाइए, या जब तक फीस न दाखिल हो रोज कुछ जुर्माना दीजिए। कहीं कहीं ऐसा भी नियम है कि उसी दिन फीस दुगुनी कर दी जाती है और किसी दूसरी तारीख को दुगुनी फीस न दी तो नाम कट जाता है। काशी के क्वींस कॉलेज में यही नियम था। 7वीं तारीख को फीस न दो तो 21वीं तारीख को दुगुनी फीस देनी पड़ती थी या नाम कट जाता था। ऐसे कठोर नियमों का उद्देश्य इसके सिवा और क्या हो सकता था कि गरीबों के लड़के स्कूल छोड़कर भाग जाएं। वही हृदयहीन दफ्तरी शासन जो अन्य विभागों में है, हमारे शिक्षालयों में भी है। वह किसी के साथ रियायत नहीं करता। चाहे जहां से लाओ, कर्ज लो, गहने गिरवी रखो, लोटा थाली बेचो, चोरी करो, मगर फीस जरूर दो, नहीं दूनी फीस देनी पड़ेगी या नाम कट जाएगा। जमीन और जायदाद के कर वसूल करने में भी कुछ रियायत की जाती है। हमारे शिक्षालयों में नरमी को घुसने ही नहीं दिया जाता। वहां स्थायी रूप से मार्शल लॉ का व्यवहार होता है। कचहरी में पैसे का राज है, हमारे स्कूलों में भी पैसे का राज है। उससे कहीं कठोर, कहीं निर्दय। देर में आइए तो जुर्माना, न आइए तो जुर्माना, सबक न याद हो तो जुर्माना, किताबें न खरीद सकिए तो जुर्माना, कोई अपराध हो जाए तो जुर्माना। शिक्षालय क्या है? जुर्मानालय है। यही हमारी पश्चिमी शिक्षा का आदर्श है, जिसकी तारीफों के पुल बांधे जाते हैं। यदि ऐसे शिक्षालयों से पैसे पर जान देने वाले, पैसे के लिए गरीबों का गला काटने वाले, पैसे के लिए अपनी आत्मा बेच देने वाले छात्र निकलते हैं, तो आश्चर्य क्या है? आज वही वसूली की तारीख है। अध्यापकों की मेजों पर रुपयों के ढेर लगे हैं। चारों तरफ खनाखन की आवाजें आ रही हैं। सराफे में भी रुपये की ऐसी झंकार कम सुनाई देती है। हर एक मास्टर तहसील का चपरासी बना बैठा हुआ है। जिस लड़के का नाम पुकारा जाता है, वह अध्यापक के सामने आता है, फीस देता है और अपनी जगह पर आ बैठता है। मार्च का महीना है। इसी महीने में अप्रैल, मई और जून की फीस भी वसूल की जा रही है। इम्तिहान की फीस भी ली जा रही है। 10वें दर्जे में तो एक एक लड़के को 40 रुपये देने पड़ रहे हैं। अध्यापक ने 20वें लड़के का नाम पुकारा। अमरकांत गैर हाजिर था। अध्यापक ने पूछा, क्या अमरकांत नहीं आया? एक लड़के ने कहा, आए तो थे, शायद बाहर चले गए हों। क्या फीस नहीं लाया है? किसी लड़के ने जवाब नहीं दिया। अध्यापक की मुद्रा पर खेद की रेखा झलक पड़ी। अमरकांत अच्छे लड़कों में था। बोले, शायद फीस लाने गया होगा। इस घंटे में ना आया तो दूनी फीस देनी पड़ेगी। मेरा क्या अख्तियार है? दूसरा लड़का चले गोवर्धन दास, सहसा एक लड़के ने पूछा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बाहर जाकर देखूं? अध्यापक ने मुस्कुराकर कहा, घर की याद आई होगी। खैर जाओ, मगर 10 मिनट के अंदर आ जाना। लड़कों को बुला बुलाकर फीस लेना मेरा काम नहीं है। लड़के ने नम्रता से कहा, अब भी आता हूं, कसम ले लीजिए जो हाथे के बाहर जाऊं। यह इस कक्षा के संपन्न लड़कों में था। बड़ा खिलाड़ी, बड़ा बैठकबाज। हाजिरी देकर गायब हो जाता तो शाम की खबर लाता। हर महीने फीस की दूनी रकम जुर्माना दिया करता था। गोरे रंग का, लंबा, छरहरा शौकीन युवक था, जिसके प्राण खेल में बसते थे। नाम था मोहम्मद सलीम। सलीम और अमरकांत दोनों पास पास बैठते थे। सलीम को हिसाब लगाने या तर्जुमा करने में अमरकांत से विशेष सहायता मिलती थी। उसकी कापी से नकल कर लिया करता था। इससे दोनों में दोस्ती हो गई थी। सलीम कवि था। अमरकांत उसकी गजलें बड़े चाव से सुनता था।
मैत्री का यह एक और कारण था। सलीम ने बाहर जाकर इधर उधर निगाह दौड़ाई। अमरकांत का कहीं पता न था। जरा और आगे बढ़े तो देखा वह एक वृक्ष की आड़ में खड़ा है। पुकारा अमरकांत, ओ बुद्धू लाल, चलो फीस जमा कर, पंडित जी बिगड़ रहे हैं। अमरकांत ने अचकन के दामन से आंखें पोंछ लीं और सलीम की तरफ आता हुआ बोला, क्या मेरा नंबर आ गया? सलीम ने उसके मुंह की तरफ देखा तो उसकी आंखें लाल थीं। वह अपने जीवन में शायद ही कभी रोया हो। चौंक कर बोला, अरे तुम रो रहे हो, क्या बात है? अमरकांत सांवले रंग का छोटा सा दुबला पतला कुमार था। अवस्था 20 की हो गई थी, पर अभी मसें भी न भीगी थीं। 14-15 साल का किशोर सा लगता था। उसके मुख पर एक वेदनामय दृढ़ता जो निराशा से बहुत कुछ मिलती जुलती थी अंकित हो रही थी, मानो संसार में उसका कोई नहीं है। इसके साथ ही उसकी मुद्रा पर कुछ ऐसी प्रतिभा, कुछ ऐसी मनस्विता थी कि एक बार उसे देखकर फिर भूल जाना कठिन था। उसने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं जी, रोता कौन है? आप रोते हैं, और कौन रोता है? सच बताओ क्या हुआ? अमरकांत की आंखें फिर भर आईं। लाख यत्न करने पर भी आंसू न रुक सके। सलीम समझ गया। उसका हाथ पकड़कर बोला, क्या फीस के लिए रो रहे हो? भले आदमी, मुझसे क्यों न कह दिया? तुम मुझे भी गैर समझते हो। कसम खुदा की, बड़े नालायक आदमी हो तुम। ऐसे आदमी को गोली मार देनी चाहिए। दोस्तों से भी यह गैरियत, चलो क्लास में, मैं फीस दिए देता हूँ। जरा सी बात के लिए घंटे भर से रो रहे हो। वह तो कहो मैं आ गया, नहीं तो आज जनाब का नाम ही कट गया होता। अमरकांत को तसल्ली तो हुई, पर अनुग्रह के बोझ से उसकी गर्दन दब गई। बोला, पंडित जी आज मान न जाएंगे? सलीम ने खड़े होकर कहा, पंडित जी के बस की बात थोड़े ही है, यही सरकारी कायदा है। मगर हो तुम बड़े शैतान। वह तो खैरियत हो गई, मैं रुपये लेता आया था, नहीं खूब इम्तिहान देते। देखो आज एक ताज़ा गजल कही है, पीठ सहला देना। आपको मेरी वफा याद आई। खैर है आज यह क्या याद आई? अमरकांत का व्यथित चित्ता इस समय गजल सुनने को तैयार न था, पर सुने बगैर काम भी तो नहीं चल सकता। बोला, नाजुक चीज है, खूब कहाँ है, मैं तुम्हारी जबान की सफाई पर जान देता हूँ। सलीम, यही तो खास बात है भाई साहब, लफ्जों की झंकार का नाम गजल नहीं है। दूसरा शेर सुनो। फिर मेरे सीने में एक हुक उठी, फिर मुझे तेरी अदा याद आई। अमरकांत ने फिर तारीफ की, लाजवाब चीज है। कैसे तुम्हें ऐसे शेर सूझ जाते हैं? सलीम हंसा उसी तरह जैसे तुम्हें हिसाब और मजमून सूझ जाते हैं, जैसे एसोसिएशन में स्पीचें दे लेते हो। आओ पान खाते चलें। दोनों दोस्तों ने पान खाए और स्कूल की तरफ चले। अमरकांत ने कहा, पंडित जी बड़ी डांट बताएंगे, फीस ही तो लेंगे, और जो पूछें अब तक कहाँ थे? कह देना फीस लाना भूल गया था। मुझसे ना कहते बनेगा, मैं साफ साफ कह दूंगा। तो तुम पिटोगे भी मेरे हाथ से। संध्या समय जब छुट्टी हुई और दोनों मित्र घर चले, अमरकांत ने कहा, तुमने आज मुझ पर जो एहसान किया है। सलीम ने उसके मुंह पर हाथ रखकर कहा, बस खबरदार, जो मुंह से एक आवाज भी निकाली, कभी भूल कर भी इसका जिक्र न करना। आज जलसे में आओगे? मजमून क्या है मुझे तो याद नहीं। अजी वही पश्चिमी सभ्यता है। तो मुझे 2-4 पॉइंट बता दो, नहीं तो मैं वहां कहूंगा क्या? बताना क्या है? पश्चिमी सभ्यता की बुराइयां हम सब जानते ही हैं, वही बयान कर देना। तुम जानते होगे, मुझे तो एक भी नहीं मालूम। एक तो यह तालीम ही है, जहां देखो वहीं दुकानदारी, अदालत की दुकान, इल्म की दुकान, सेहत की दुकान। इस एक पॉइंट पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। अच्छी बात है, आऊंगा। खैरियत यह हुई कि उसके कोई सौतेला भाई न हुआ। नहीं, शायद वह घर से निकल गया होता। समरकांत अपनी संपत्ति को पुत्र से ज्यादा मूल्यवान समझते थे। पुत्र के लिए तो संपत्ति की कोई जरूरत न थी, पर संपत्ति के लिए पुत्र की जरूरत थी। विमाता की तो इच्छा यही थी कि उसे वनवास देकर अपनी चहेती नैना के लिए रास्ता साफ कर दे, पर समरकांत इस विषय में निश्चल रहे। मजा यह था कि नैना स्वयं भाई से प्रेम करती थी, और अमरकांत के हृदय में अगर घर वालों के लिए कहीं कोमल स्थान था तो वह नैना के लिए था। नैना की सूरत भाई से इतनी मिलती जुलती थी जैसे सगी बहन हो। इस अनुरूपता ने उसे अमरकांत के और भी समीप कर दिया था। माता पिता के इस दुर्व्यवहार व्यवहार को वह इस स्नेह के नशे में भुला दिया करता था। घर में कोई बालक न था और नैना के लिए किसी साथी का होना अनिवार्य था।
माता चाहती थी नैना भाई से दूर दूर रहे। वह अमरकांत को इस योग्य न समझती थी कि वह उनकी बेटी के साथ खेले। नैना की बाल प्रकृति इस कूटनीति के झुकाए न झुकी। भाई बहन में यह स्नेह यहाँ तक बढ़ा कि अंत में विमातत्व ने मातत्वी को भी परास्त कर दिया। विमाता ने नैना को भी आंखों से गिरा दिया और पुत्र की कामना लिए संसार से विदा हो गईं। अब नैना घर में अकेली रह गई। समरकांत बाल विवाह की बुराइयां समझते थे, अपना विवाह भी न कर सके। वृद्ध विवाह की बुराइयां भी समझते थे। अमरकांत का विवाह करना जरूरी हो गया। अब इस प्रस्ताव का विरोध कौन करता? अमरकांत की अवस्था 19 साल से कम न थी, पर देह और बुद्धि को देखते हुए अभी किशोरावस्था ही में था। देह का दुर्बल, बुद्धि का मंद। पौधे को कभी मुक्त प्रकाश न मिला। कैसे बढ़ता, कैसे फैलता। बढ़ने और फैलने के दिन कुसंगति और असंयम में निकल गए। 10 साल पढ़ते हो गए थे और अभी ज्यों त्यों 8वें में पहुंचा था। किंतु विवाह के लिए यह बातें नहीं देखी जाती। देखा जाता है धन, विशेषकर उस बिरादरी में जिसका उद्यम ही व्यवसाय हो। लखनऊ के एक धनी परिवार से बातचीत चल पड़ी। समरकांत की तो लाड़ टपक पड़ी। कन्या के घर में विधवा माता के सिवा निकट का कोई संबंधी न था और धन की कहीं थाह नहीं। ऐसी कन्या बड़े भागों से मिलती है। उसकी माता ने बेटे की साध बेटी से पूरी की थी। त्याग की जगह भोग, शील की जगह तेज, कोमल की जगह तीव्र का संस्कार किया था। सिकुड़ने और सिमटने का उसे अभ्यास न था और वह युवक प्रकृति की युवती ब्याही गई युवती प्रकृति के युवक से, जिसमें पुरुषार्थ का कोई गुण नहीं। अगर दोनों के कपड़े बदल दिए जाते तो एक दूसरे के स्थानापन्न हो जाते। दबा हुआ पुरुषार्थ ही स्त्रीत्व है। विवाह हुए 2 साल हो चुके थे, पर दोनों में कोई सामंजस्य न था। दोनों अपने अपने मार्ग पर चले जाते थे। दोनों के विचार अलग, व्यवहार अलग, संसार अलग, जैसे 2 भिन्न जलवायु के जंतु एक पिंजरे में बंद कर दिए गए हों। हाँ, तभी अमरकांत के जीवन में संयम और प्रयास की लगन पैदा हो गई थी। उसकी प्रकृति में जो ढीलापन, निर्जीवता और संकोच था, वह कोमलता के रूप में बदलता जाता था। विद्याभ्यास में उसे अब रुचि हो गई थी। हालांकि लाला जी अब उसे घर के धंधों में लगाना चाहते थे। वह तार वार पढ़ लेता था और इससे अधिक योग्यता की उनकी समझ में जरूरत न थी। पर अमरकांत उस पथिक की भांति, जिसने दिन विश्राम में काट दिया हो, अब अपने स्थान पर पहुंचने के लिए दूने वेग से कदम बढ़ाए चला जाता था। तो दोस्तों, यह था कर्म भूमि का पहला भाग, जिसमें हमने अमरकांत और उसके विवाह के जटिल रिश्तों की शुरुआत देखी। यह विवाह 2 बिल्कुल विपरीत स्वभावों को जोड़ता है, जहां न विचार मिलते हैं न संसार। लेकिन इसी असंगत जीवन ने अमरकांत के भीतर एक नया बदलाव और संघर्ष पैदा किया। वह अब नए सिरे से अपने जीवन और ज्ञान की दिशा में बढ़ रहा है, जैसे किसी सोए हुए पथिक ने अपनी यात्रा शुरू की हो। अगर आपको यह भाग पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अपना तशु चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप इस सफर के हर महत्वपूर्ण मोड़ पर हमारे साथ बने रहें। अगले भाग में हम देखेंगे कि अमरकांत की यह नई यात्रा उसे कहां ले जाती है। क्या वह अपने भीतर के संघर्षों को जीत पाता है या फिर उसे और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? जानने के लिए बने रहें। धन्यवाद।